हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये जो हमारा सेशन है, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्नेल्स लॉ के बारे में, स्नेल के नियम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक पर बात की थी वो टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। हम चाहते तो आपको स्नेल का नियम उसमें भी सिखा सकते थे, लेकिन हमने इसको अलग वीडियो में इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि जो स्नेल का नियम है ये वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझ लो कि अटैच है, कह सकते हैं। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल का नियम कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाती, इसलिए हमने स्नेल के नियम को अलग वीडियो में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि आज की इस सेशन की बात आपको पूरी समझ में आएगी। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान इस चैनल में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर आप पहले से जान गए, स्नेल्स लॉ पर। इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। इसको हम लोग कहते हैं स्नेल या स्नेल का नियम। इस पर आज बात होगी हमारी। तो पहले थोड़ा सा इसका मैं इंट्रो दे देता हूँ कि कैसे कैसे ये मतलब प्रोसेस हुआ है, उसके बाद हम लोग देखें। इस वीडियो में हम लोग इस नियम को प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि आपके क्लास के लेवल का है भी नहीं, और अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो इसको हम अगले कक्षा का जो वीडियो देंगे उसमें हम आपको इसका प्रूफ भी देंगे स्नेल के नियम का। खैर, यहाँ पे हम आपको स्नेल का नियम समझाएंगे कि क्या है, स्नेल के नियम से संबंधित प्रश्न की वैरायटी क्या क्या हो सकती है, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, ये सारी बात आज हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए, जो स्नेल का नियम है ये दिया गया है एक मैथमेटिशियन और प्लस साइंटिस्ट के द्वारा। तो देखिए, जो आपका स्नेल का नियम है, ये स्नेल का नियम दिया गया है एक मैथमेटिशियन के द्वारा, कह सकते हैं। वैसे तो वैज्ञानिक थे, लेकिन उनका जो मैथमेटिक्स था वो मैथमेटिक्स में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको मैथमेटिशियन कहना ज़्यादा उचित होगा। ये थे कहाँ के? डच के थे। कौन? मैथमेटिशियन थे। एक डच के मैथमेटिशियन हैं। इनका पूरा नाम है विलेब्रोड स्नेल। स्नेल का पूरा नाम क्या है? विलेब्रोड स्नेल। इनका एक और नाम है स्नेलियस, ये भी नाम है। और इन्होंने ये जो नियम दिया था, कब दिया था? सन 1621 में। आई बात कुछ समझ में? स्नेल का नियम डच के मैथमेटिशियन विलेब्रोड स्नेल ने दिया है। स्नेल का जो पूरा नाम है, या इसका कह सकते हैं कि एक निक नेम भी कह सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, वो है स्नेलियस। नियम दिया गया है सन 1621 में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो नियम दिया वो नियम क्या है। वास्तव में जो नियम है स्नेल का नियम, ये किसका नियम है? रिफ्रैक्शन का है। किसका है ये? रिफ्रैक्शन। आप लोगों ने देखा अपवर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, या इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा था साइन आई बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट। उसी वो दूसरे वाले नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन का नियम है। रिफ्रैक्शन लॉ है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है? ये रिफ्रैक्शन, सॉरी, आप इसको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं या रिफ्रैक्शन लॉ है, ये वो स्नेल के नियम में है। ये नियम इन्होंने क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। उतना तो आप जानते हो। जैसे सपोज़ करो कि कोई एक मीडियम का सेपरेटर है, मतलब इधर दूसरा मीडियम और इस साइड दूसरा मीडियम, चाहे इधर रेयर ले लो चाहे इधर डेंसर, इधर रेयर इधर डेंसर, कोई भी आप मीडियम ले लो। जैसे सपोज़ करो, चलो मैं रेयर ले लेता हूँ इधर,
और इस साइड का मीडियम डेंसर है। विरल और सघन माध्यम, कोई लाइट इंसिडेंट होती है ऐसे, तो आप जानते हो जब इंसिडेंट होती है तो सरफेस को एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ता है आपको। तो जब सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको आई कहते हैं हम लोग, और इधर डेंसर है तो ये अभिलंब की ओर आ जाएगी। ये नियम आप सब जानते हो, इसको हम लोग कहेंगे आर। तो स्नेल ने जो नियम दिया, उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन, दोनों के साइन का अनुपात, जिसको हम लोग हिंदी में ज्या कहते हैं, दोनों का जो अनुपात है वो हरदम कांस्टेंट होता है। चाहे रेयर टू डेंसर चले, डेंसर टू रेयर चले, साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट। तो इन्होंने जो बात कही वो है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, दोनों का जो अनुपात है वो होता है कांस्टेंट। अब रही बात ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो अब इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या क्या है, देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू, वैरायटी है इसकी। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये अपवर्तनांक है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कांस्टेंट को कह सकते हैं। इसी कांस्टेंट को कह सकते हैं हम लोग v1 बाई v2, मतलब फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी जहाँ से लाइट जा रही है, यानी आई जिसमें बना हुआ है, बात जाने रहना, जिसमें आई बना हुआ है उसका वेलोसिटी। जैसे आई बना हुआ इस मीडियम में तो इसकी वेलोसिटी, आर बना हुआ इस मीडियम में तो इसकी वेलोसिटी। इस कांस्टेंट का मान ये भी हो सकता है, इस कांस्टेंट का मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2 बाई n1, उसका ठीक उल्टा होता है। यही जो कांस्टेंट है ये लेमडा 1 बाई लेमडा 2 भी हो सकता है। समझने की कोशिश करना, साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब रही बात इस कांस्टेंट का मान क्या होगा, तो इस कांस्टेंट का मान n2 बाई n1 होगा। n2 बाई n1 का मतलब किस मीडियम को लाइट जा रही है, n1 कहने का मतलब जिस मीडियम से लाइट जा रही है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वीडियो में मैंने आपको क्लियर सिखाया हुआ, 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। इस कांस्टेंट की वैल्यू v1 बाई v2 भी होगी। v1 कहने का मतलब किस मीडियम में I बन रहा है, v2 कहने का मतलब किस मीडियम में R बन रहा है, तो वहाँ का ये वेलोसिटी है लाइट का, और ये ऊपर से ये भी लाइट की वेलोसिटी है। लेमडा 1 कहने का मतलब होगा इंसिडेंट वाले साइड का वेवलेंथ है लाइट का, और ये रिफ्रैक्टेड वाले साइड का वेवलेंथ है। जैसे मान लो इस साइड का वेवलेंथ हम दे दिए लेमडा 2 और इस साइड का वेवलेंथ लेमडा 1, तो साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू होगी लेमडा 1 बाई लेमडा 2। अगर मान लो इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है, तब साइन आई बाई साइन आर को लिखा जाएगा n2 बाई n1। अपवर्तनांक लिखते समय ऐसा लिखा जाता है लाइट जहाँ जा रही है वो ऊपर, जहाँ से जा रही है वो नीचे। लेकिन अगर वेलोसिटी के पदों में आप लिखो साइन आई बाई साइन आर, तो जहाँ से लाइट जा रही है उसका वेलोसिटी ऊपर और जहाँ पे जा रही है उसकी वेलोसिटी नीचे रहती है। या आप ऐसा कह सकते हो जिसमें आई बन रहा है आई को v1 कहेंगे और जिसमें r बन रहा है उसको v2 कहेंगे, सिंपल समझ लो। और v1 बाई v2 का ठीक उल्टा n2 बाई n1 लिखा जाता है। मतलब अगर आप इसको लिखना सीख गए तो इसको लिख सकते हो, इसको लिखना सीख गए तो इसको लिख सकते हो। और यही चीज़ ये भी है, वजह है क्योंकि v बराबर होता है n लेमडा, जहाँ n की मतलब होती है फ्रीक्वेंसी, और लाइट की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में जाने पर चेंज नहीं होती है। तो अगर आप इसको लिखो तो लिख सकते हैं v1 इक्वल n लेमडा 1 और v2 इक्वल लिख सकते हैं n लेमडा 2। डिवाइड करेंगे n से n कट जाएगा, तो v1 बाई v2 की वैल्यू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 भी होगी। बात को समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब एक बार फिर से दोहराते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन दोनों का अनुपात एक नियतांक कांस्टेंट होता है, और इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अब रही बात इस ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है,
कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है n2/n1, मतलब समझ लेना कि r वाले साइड का अपवर्तनांक बटे i वाले साइड का अपवर्तनांक। इस कांस्टेंट की वैल्यू v1/v2 भी हो सकती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू λ1/λ2 भी हो सकती है। बात समझ में आपको आ रही होगी धीरे धीरे। आइए इन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ इसको। तो अब आप देखो स्नेल ने जो नियम दिया है उस नियम को अगर फार्मूले के रूप में देखा जाए तो उन्होंने नियम दिया sin i/sin r इक्वल n2/n1 हो सकता है, v1/v2 हो सकता है, λ1/λ2 हो सकता है, या इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक भी हो सकता है। आई बात कुछ समझ में? ये है। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, अक्सर यही काम आता है सवाल लगाने में, तो ये होगा n1, क्योंकि इसे याद करने में आसानी होती है, ये हो जाएगा n1 sin i और इक्वल हो जाएगा n2 sin r। ये याद करने में आसानी हो जाती है, मतलब उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में ये कोण का साइन। जैसे सपोज करो कि मान लो ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, इसका अपवर्तनांक मान लो हम कह दिए n1, इसका अपवर्तनांक n2। सिंपल क्या लिखा जाएगा, उसका अपवर्तनांक और उस माध्यम के थीटा का साइन बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम के कोण का साइन। तो ये याद करने में आसानी रहती है। जैसे मान लो सवाल कुछ ऐसा हो गया, ये 30 अंश अपवर्तनांक हो गया 1 मान लो दिया है, और ये दे दिया 60 अंश, अपवर्तनांक दे दिया 1.5। कैसे लगाएंगे? तो इसका अपवर्तनांक और इसके कोण का साइन, यानी 1 गुणे साइन 30 बराबर 1.5 गुणे साइन 60, और सिंपल जो आएगा वो आपका आंसर होगा। मतलब इसमें यहाँ पे तो हमने चारों चीज़ ले ली है, प्रश्न जब दिया जाएगा तो कोई 3 आपको मिलेगा, जैसे 1 2 3 हो सकता है, या इधर से 1 2 3, मतलब कोई 3 वैल्यू आपको मिलेगी, चौथी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहेगी। तो शायद आपको धीरे धीरे मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप इसको भी याद कर सकते हो, n1 sin i बराबर n2 sin r, या n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2, इसको भी आप याद रख सकते हो। n1 कहने का मतलब उसी मीडियम का अपवर्तनांक, θ1 कहने का मतलब उसी मीडियम का एंगल आपको लेना है नॉर्मल से बना हुआ, n2 कहने का मतलब जिस मीडियम का अपवर्तनांक होगा उस मीडियम का नॉर्मल से बना हुआ एंगल भी लेना होगा। आप इससे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हो। मान लो प्रश्न में v1 v2 i दिया, r निकाला, तो आप इनका इस्तेमाल करोगे। मतलब इन चारों में से कोई 3 अगर दिया हो, जैसे 1 2 3 दिया, चौथा निकालना, या इधर से 1 2 3 दिया, चौथा निकालना, या इसमें से कोई 3 दिया, चौथा निकालना है, तो आप सिंपल स्नेल के नियम का यूज करके बड़े आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब और सवालों के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिटा दे इसको। चलिए मिटा रहे हैं इसको, और सवाल आपको देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि सवालों से ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। सवाल मान लो दिया जा रहा है I इक्वल 30 डिग्री, R इक्वल दिया गया 60 डिग्री, n1 की वैल्यू दी गई 1/2 और पूछा गया है n2 की वैल्यू बताओ। जबकि लाइट 1 मीडियम से 2 मीडियम में जा रही है, ऐसा आपको दिया गया। पहले माध्यम से लाइट दूसरे माध्यम में जा रही है तब आपको लगाना है, और जब दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तब आपको n2 की वैल्यू निकालनी है। दोनों कंडीशन में आपको सवाल लगाना है। तो चलो हम लोग पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन का सवाल लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन है 1 से 2 मीडियम को लाइट गई। फार्मूला है sin i बाई sin r। अब यहाँ पे आप देखो कि
कैसे लगाना, यहाँ पे देखो मैंने दो कंडीशन दे दिया। अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए होगे तो मुश्किल हो जाएगा प्रश्न को लगाना। सवाल है पहले मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है। I बाई आर कहने का मतलब होता है कि लाइट किस मीडियम में जा रही है, ऊपर रहेगा। तो दूसरे मीडियम में जा रही है वो ऊपर रहेगा, किस मीडियम से जा रही है वो नीचे रहेगा। आई बात कुछ समझ में? तो अब यहाँ पे साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री, साइन आर की वैल्यू 60 डिग्री और n2 का अता पता नहीं है, n1 की वैल्यू हाफ है। आगे की कार्यवाही करो। साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल हो जाएगा n2 बाई हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1/√3 इक्वल n2 बाई हाफ। हाफ से डिवाइड है, गुणा हो जाएगा तो n2 बराबर हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/2। तो n2 की वैल्यू आएगी 1/2√3। आई बात कुछ समझ में कि नहीं? कैसे लगाना है? सिंपल, साइन आई बाई साइन आर। जिस माध्यम में लाइट जा रही है वो ऊपर, जिस माध्यम से लाइट जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे। लेकिन वेलोसिटी कैसे लिखी जाती? जो यहाँ वो यहाँ, या आप सिंपल n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, वो देखो उधर लिखा हुआ, उसका भी आप यूज कर सकते थे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे आएगा। आइए कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है? लाइट दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है। तो फार्मूला क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर। जिस माध्यम में लाइट जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर। किस माध्यम में जा रही है? फर्स्ट में। तो जिसमें जा रही है वो ऊपर, जहाँ से जा रही है वो नीचे। देखो ठीक उल्टा हो गया है। साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री, साइन आर की वैल्यू 60 डिग्री, n1 यह है हाफ, n2 का पता नहीं, ये हो गया 1/2 √3/2, ये 1/2 सॉरी, ये हाफ ही है, गड़बड़ हो गया कहने में। क्या होगा ये? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 इक्वल 1/2/n2। n2 का इधर गुणा करेंगे तो गुणा करोगे तो हो जाएगा n2 का गुणा 1 में n2, √3 का ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा ये √3/2। आप देखो दोनों बार आंसर अलग अलग आया। कैसे अलग आया? क्योंकि यहाँ पे हमने प्रश्न ही दो प्रकार का कर दिया। जब लाइट एक से दूसरे माध्यम में जा रही है तब की बात, और जब लाइट दो से पहले माध्यम में जा रही है तब की बात। तो अपवर्तनांक अलग अलग होगा। ठीक, छापो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है I बराबर 45 डिग्री और R बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री। ये हो गया। V1 की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपको V2 की वैल्यू निकालनी है। ये प्रश्न है कब? जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम को जा रही है तब। कैसे लगाएंगे प्रश्न? सिंपल, साइन आई बाई साइन आर इक्वल, जिस मीडियम से लाइट जा रही है ऊपर, फर्स्ट से जा रही है, फर्स्ट का ऊपर, जहाँ जा रहे हो वो नीचे। अपवर्तनांक में उल्टा होता था, जहाँ जा रहा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जहाँ से जा रहा है वो नीचे। ये हो गया साइन आई की वैल्यू 45 बटे साइन आर की वैल्यू 30 डिग्री। V1 3 × 10⁸ और ये V2। आई बात कुछ समझ में? साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 3 × 10⁸ की घात V2। सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में 2, √2 का गुणा 1 में √2, 3 × 10⁸ बटे V2। √2 से 2 कटेगा तो आएगा √2 इक्वल 3 × 10⁸ V2।
तो V2 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁸ बटे करड़ी में 2। आप चाहो तो करड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा करके मान निकाल सकते हैं, इसी को लिख दो मीटर/सेकंड। तो दूसरे वाले माध्यम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। कब? जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम को जाएगी तब। छापो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब की बार थोड़ा ब्रांडेड क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? दिया गया है ANG बराबर 1.5, दिया गया है GNW बराबर दिया गया मान लो 2, और प्रश्न दिया जा रहा है कि लाइट सफ़र कर रही है वाटर टू एयर, लाइट पानी से हवा में जा रही है, और दिया हुआ है साइन आई का साइन आई नहीं, आई इंसिडेंट एंगल मान लो दे दिया जाए 30 डिग्री, आर की वैल्यू निकालो। चलो इस बार लगाओ, भेजा लगाओ, मस्त सवाल है। ANG की वैल्यू 1.5, GNW की वैल्यू 2, लाइट पानी से हवा में जा रही है, आई की वैल्यू 30 डिग्री है, आर की वैल्यू क्या होगी? दिमाग दौड़ाओ, सॉल्व करो। ठीक है, लगाते हैं हम। प्रश्न देखो पहले, लाइट कहाँ से जा रही है? पानी से। कहाँ जा रही है? हवा में। तो जो अपवर्तनांक वाला फार्मूला लिखा जाएगा, हवा का ऊपर पानी का नीचे, मिला जुला के हमको Na/NW की वैल्यू निकालनी है। जाने रहे, जहाँ जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर, जहाँ से जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे, हमको Na/NW चाहिए हर हाल में। तो कैसे निकलेगा? देखो दिया गया है ANG की वैल्यू 1.5, ANG को क्या लिखेंगे? NG/NA, जानते हो ये सब। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया GNW 2, तो ये लिखा हुआ NW/NG बराबर 2। निकालना क्या है? Na/NW। कैसे निकालेंगे? हम आपको सिखाए हैं। निकालना किसकी वैल्यू है? Na/NW। थर्ड पार्टी को डिवाइड कर दो। थर्ड पार्टी क्या है? गिलास है, ऐसे। Na/NG नहीं जानते, NG/NA जानते हैं, तो Na/NG इसका उल्टा होगा, ये होगा 1/1.5। NW/NG वो तो जानते हैं 2, तो ये हो जाएगा 1/1.5 × 2 बराबर 1/3 हो गया। सिंपल वाला फार्मूली लगाएंगे। फार्मूली क्या है? साइन I/साइन R इक्वल Na/NW। साइन I की वैल्यू 30 डिग्री, साइन R और Na/NW की वैल्यू 1/3, साइन 30 का मान आधा, और इधर साइन R बराबर 1/3। चलो पहले से मिलता जुलता एक प्रश्न लगाओ, उसके बाद वैरायटी चेंज करते हैं। प्रश्न ले लेते हैं WND बराबर 2। चलो ठीक, WNG 1.5 ले लेते हैं, ठीक है, और ANW ले लेते हैं 1.8। ठीक, इतना हो गया। I की वैल्यू चलो 30 डिग्री है, R की वैल्यू आप निकाल के बताओ। इस प्रकार से जब लाइट सफ़र कर रही है, चलो ये लेते हैं, लाइट डायमंड टू एयर सफ़र कर रही है। चलो बताओ तो फटाक से। ठीक, WND हीरे का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है, कांच का पानी के सापेक्ष दिया है, और पानी का हवा के सापेक्ष, सबका अपवर्तनांक मालूम है फटाक से। I बराबर R, ये 30 डिग्री, R की वैल्यू निकालनी है। शर्त है
प्रकाश की किरण डायमंड से एयर की ओर चल रही है तब की बात है। हीरे से पानी में प्रकाश की किरण जा रही है। आपको आर का मान निकालना है। दिमाग दौड़ाओ, सॉल्व करो, वीडियो पास करो, दिमाग लगाओ, और नहीं तो सॉल्यूशन देखो कैसे लगाना है। पहले ये देखो, इसका मतलब ये क्या दिया, पहले सीरियल से काम करते हैं। डब्ल्यू एन डी की वैल्यू है 2, तो ये दिया हुआ है एन डी बाई एन डब्ल्यू 2। इसको ऐसे ब्रेक मार के रुको। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है डब्ल्यू एन जी बराबर 1.5, मतलब एन जी बाई एन डब्ल्यू 1.5। इसको भी ब्रेक मारो। तीसरा दिया हुआ है ए एन डब्ल्यू, कितना 1.8, मतलब ये दिया हुआ एन डब्ल्यू बाई एन ए कितना 1.8। इसको भी रोको। अब उसके बाद जो निकालना, देखो डायमंड टू एयर जा रहा है तो आपको निकालना है एन ए बाई एन डी, ये निकालना है। कैसे निकलेगा अभी उसको समाधान कर ही देते हैं। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है एन ए बाई एन डी की वैल्यू निकालनी है। कोई भी थर्ड पार्टी से आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे एन ए बाई एन डब्ल्यू, एन डी बाई एन डब्ल्यू कर सकते हो। तो देखो इसको इसके साथ लेकर के लगाया जा सकता है। ग्लास को भी शामिल कर सकते हैं, आप ग्लास से डिवाइड कर दो। तो जब आप ग्लास से डिवाइड करोगे तो एन ए बाई एन जी आप नहीं जानते हो तो कोई मतलब तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे डब्ल्यू वाले पार्ट से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा एन ए एन डब्ल्यू एन डी एन डब्ल्यू। थर्ड पार्टी यही है। जी से भी आप डिवाइड कर सकते थे, लेकिन जब आप जी से डिवाइड करेंगे तो एन ए बाई एन जी आप जानते ही नहीं हो, तो वो पूरा हो जाएगा बेकार। एन ए बाई एन डब्ल्यू, देखो ये एन डब्ल्यू बाई एन ए है तो एन ए बाई एन डब्ल्यू इसका उल्टा होगा, हो जाएगा ये 1/1.8। एन डी बाई एन डब्ल्यू वो तो जानते हैं, वो है 2, तो वैल्यू आएगी 1/3.6। अब सिंपल हमको आर की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला लगाएंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल एन ए बाई एन डब्ल्यू। साइन आई की वैल्यू 30 डिग्री, साइन आर का पता नहीं, एन ए बाई एन डब्ल्यू है 1/3.6। साइन 30 की वैल्यू 1/2, नीचे रहेगा साइन आर बराबर 1/3.6। चलो अब प्रश्न की वैरायटी चेंज करते हैं। और आप देख रहे हो सबका सब सवाल स्नेल के नियम पर लग रहा है, बिंदास रहना। चलो प्रश्न की वैरायटी बदलते हैं। प्रश्न आपको देते हैं, प्रश्न है जैसे n2 मतलब समझ जा रहे हो, ये लिखा 2 का तीसरे के सापेक्ष। n2 दिया 1.5, n3 1 दिया है तीसरे का पहले के सापेक्ष। आप इसको 1 n3 भी लिख सकते हो, ये बात हम आपको सिखा चुके हैं। ये मान लो दिया है 2, और उसके बाद प्रश्न दिया गया है कि जो लाइट है वो 1 मीडियम से 2 मीडियम की ओर चल रही है। इस प्रकार से ऐसा प्रश्न दिया जा रहा है। और प्रश्न दिया गया है कि V1 में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, और आपको निकालना है V2 का मान। इसका मान आपको निकालना है। चलो लगा के देखो कैसे लगाओगे। लाइट पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर चल रही है और इतना सारा चीज़ आपको दिया है। चलिए सॉल्यूशन देखो, ये कैसे लिखा जाएगा। पहले n2 की वैल्यू है 1.5, ये लिखा जाएगा n2 बाई n3 1.5। दिया हुआ है n3 1 2, इसका मतलब लिखा हुआ है n3 बाई n1 की वैल्यू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। लाइट जहाँ से जा रही है उसकी वेलोसिटी ऊपर, और जहाँ जा रही है उसकी वेलोसिटी
नीचे अपवर्तनांक के रूप में कैसे लिखेंगे, n2/n1। ये आप जानते हो अपवर्तनांक में जब लिखते हैं जहाँ जा रहा है वो ऊपर, जहाँ से जा रहा है वो नीचे। तो आपको सिंपल एक इक्वेशन खोजना n2/n1 का। तो आपको n2/n1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा देखो, आप थर्ड पार्टी जो है उससे डिवाइड कर दो, वो है 3 बराबर हो जाएगा v1/v2। अब आप देखो n2/n3 आप जानते हो, जी हाँ, वो कितना है 1.5। n1/n3 नहीं जानते हैं, n3/n1 जानते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2। v1 की वैल्यू है 3 × 10⁸, v2 का पता नहीं है, नीचे से 2 ऊपर जाएगा, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा, 3 बराबर 3 × 10⁸ बटे v2, 3 से 3 कट जाएगा, v2 बराबर आएगा 1 × 10⁸, या लिख सकते हैं 10⁸ मीटर/सेकंड। और ये है इस खूबसूरत प्रश्न का खूबसूरत आंसर। देखा आपने स्नेल का नियम कितना खूबसूरत है, कैसे कैसे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। छापो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो इस बार आपको एक गजब का सवाल देते हैं। सवाल लेते हैं, मान लो GnL यहाँ दिया है द्रव का कांच के सापेक्ष। अपवर्तनांक ले लेते हैं जैसे 1.2। सवाल अच्छा लिखेंगे। और LnW, W नहीं लिखेंगे, लिक्विड पहले से है, इसको लिख देते हैं जैसे एयर, और ये लिख देते हैं, चलो 1 ले लेते हैं इसको। और उसके बाद प्रश्न दिया जा रहा है आपको, प्रश्न निकालो आप। जो लाइट चल रही है वो लिक्विड टू चल रही है, ग्लास टू एयर ले लेते हैं। लाइट शीशे से हवा की ओर बढ़ रही है, और उसके बाद दिया गया है हवा में लाइट की चाल 3 × 10⁸। आपको निकालना है ग्लास में लाइट की चाल क्या होगी। आपको दिया गया है हवा में तरंग दैर्ध्य दे दिया गया है, मान लो 3800 एंगस्ट्रॉम। ग्लास में लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होगा। चलो इतना चीज़ आपको फाइंड आउट करना, ये प्रश्न है। कैसे लगाएंगे देखो, दिया हुआ है GnL की वैल्यू 1.2। इसका मतलब है ये दिया हुआ NL/Ng 1.2, एक मस्त इक्वेशन। दिया हुआ है LNA की वैल्यू 1, तो ये लिखा हुआ है Na/NL की वैल्यू 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लाइट कहाँ से जा रही है, ग्लास टू एयर, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ की वेलोसिटी ऊपर, जहाँ से जा रहे हैं उसकी वेलोसिटी नीचे। अपवर्तनांक इसका ठीक उल्टा लिखा जाएगा, Ng/Na लिखा जाएगा। आओ फार्मूले को देखें। Ng/Na नहीं जानते हैं, थर्ड पार्टी से डिवाइड कर दो। थर्ड पार्टी है लिक्विड, बराबर Va/Vg। Ng/NL इसका ठीक उल्टा होगा, देखना NL/Ng, Ng/NL इसका उल्टा होगा, यानी ये हो जाएगा 1/1.2। और Na/NL वो जानते हैं पहले से 1 है, और इसको ऐसे भी रहने दो, Va/Vg। कार्यवाही आगे बढ़ाओ, 1.2 नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1.2 इक्वल Va की वैल्यू है 3 × 10⁸, और Vg का पता नहीं है। तो क्या होगा Vg की वैल्यू 1.2 का गुणा हो जाएगा इंटू 10, यहाँ पे 1.2 इंटू 3, यानी 3.6
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर ये कंडीशन दिया गया तो इतना होगा। वैसे प्रश्न आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ग्लास में इतना वेलोसिटी होगा, वैसे ग्लास में कम ही रहेगा, लेकिन इस प्रकार का अगर आपको आंकड़ा दिया जा रहा है तो इतना ही होगा। आई बात समझ में? नहीं तो आप वैसे सोचो कि सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ होती है, आपका इतना कैसे आ गया? तो ये इन डाटाओं से आए, जो आपके आंकड़े दिए गए उन आंकड़ों के हिसाब से इतना आएगा। अब अगला पूछा है कि अगर हवा में तरंग दैर्ध्य जितनी है तो ग्लास में कितनी होगी। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, VA/VG बराबर λA/λG। ये चीज़ VA की वैल्यू 3 × 10⁸, VG की वैल्यू 1.2 × 3 × 10⁸। λA का मान है 3800 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 की घात, और यहाँ हो गया λG का मान निकालना है। क्या होगा? 3.8, ये 3 × 10⁸ कट जाएगा, आएगा 1/1.2। इसको लिख सकते हैं 38 × 10⁻8 की घात, और λG ये हो जाएगा λG इक्वल 12 का गुणा करेंगे, 12 × 96, 12 × 36 और 9 45 × 10⁸8। दशमलव यहाँ पीछे पहुँचाएंगे तो होगा 4.56 × 10⁻7 मीटर। आप इसको एंगस्ट्राम में भी बदल सकते हो। आई बात कुछ समझ में कि नहीं? आप वैसे रहने देते तो सब मात्रक एंगस्ट्राम हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये निष्कर्ष निकालने के लिए कि आप कितना जानते हो। देखो, नंबर लाने के लिए तो दुनिया पड़ती है। आप नंबर ला के क्या करोगे? जब आपको साइंस समझ में ही नहीं आएगी, आप साइंस को अपनी ज़िंदगी में फील करो, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करो। अगर आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, तो आपको इन प्रश्नों में इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और नहीं तो आप ऊब रहे होगे। खैर, प्रश्नों को छापो। फिर से प्रश्नों को चेंज करके दूसरे टाइप का प्रश्न देते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न भी सिखाने इतने कम समय में। प्रश्न है इस बार, इधर मान लो है हवा, इधर है पानी, ऐसे, और एक और मीडियम ले लेते हैं, जैसे शीशा, ये। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर से नीचे ले लेते हैं हवा। गजब का प्रश्न है। एक लाइट की किरण इस पे आई तो ये बना एक अभिलंब। एंगल मान लो ले लेते हैं 60 डिग्री पर आया, तो यहाँ क्या खींचना पड़ेगा? एक अभिलंब। सपोज करो कि ये बैंड हो गया इसकी ओर, एंगल हो गया 45। फिर से यहाँ एक अभिलंब आपको खींचना पड़ेगा। अब की बार लाइट बैंड हो गया और एंगल हो गया 30 डिग्री। ऐसे कुछ, वैसे मतलब ऐसे नहीं बनेगा, थोड़ा दूर बनेगा, बना देता हूँ। ये ऐसा बनेगा, 45 हो गया, ये अभिलंब हो गया। इस बार एंगल बन रहा 30 डिग्री। फिर से यहाँ खींचा गया है अभिलंब। आपसे पूछा गया है इस एंगल का मान बताओ। ये प्रश्न है। अगर आप इस स्नेल को सीखे होंगे तो आप इसको लगाएंगे। वैसे मेरे ख्याल से आज का ये अंतिम प्रश्न होगा मेरा। एक प्रश्न हम आपको ऐसा देंगे लगाने के लिए, आप कोशिश करना। आओ इसको मैं समझा देता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है। कैसे सॉल्व करना है, देखो अपवर्तनांक मान लो हमने, और आपको दिया गया है Na की वैल्यू मान लो 1.5। चलो मान लो ये दिया गया है। आपसे पूछा गया है ये एंगल, ये किस एंगल पर बाहर निकलेगा, ये एंगल आपको बताना है। कैसे कैसे लगाओगे? सिंपल वही काम, n1 sin θ1 n2 sin θ2 करना है। n1 मतलब Na sin 60 बराबर NW, पानी वाला बीच में है देखो,
साइन 45। सॉल्व करो इसको। NA की वैल्यू 1.5 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, NW का पता नहीं, साइन 40 होता है 1/√2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5√3/2 इक्वल NW/√2, गुणा हो जाएगा उधर तो हो जाएगा √6 यानी 1.5√6/2 इक्वल हो जाएगा NW। इक्वेशन बनाते हुए चलना। अब इससे इसको सॉल्व करो तो अब देखो ये 45 अंश है तो ये भी कितना होगा 45। तो अब की बार थीटा इसका 45 है, तो अब की बार का जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा NW साइन 45, वहीं का अपवर्तनांक वहीं का इंसिडेंट एंगल बराबर दूसरे का अपवर्तनांक दूसरे का इंसिडेंट एंगल। तो दूसरा है मान लो शीशा ग्लास, ये N साइन हो जाएगा 30 डिग्री। NW की वैल्यू निकल गई है, वो कितनी है 1.5√6/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, NG पता नहीं है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। क्या होगा यहाँ √6 है, √2 से डिवाइड हो जाएगा जब तो वहाँ √3 आ जाएगा फिर से वापस, तो ये हो जाएगा 1.5√3/2 इक्वल हो जाएगा NG 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो NG की वैल्यू आएगी 1.5√3। देखो आपसे अपवर्तनांक भी सबका पूछा जा सकता था तो आप ऐसे लगा भी सकते थे। इक्वेशन नंबर 2। तीसरे में आओ, अब की बार शीशे से हवा में जा रहा है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी अभिलंब वो भी अभिलंब है और यहाँ पे हमने सबको समांतर माध्यम माना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे यहाँ का अपवर्तनांक और यहीं का एंगल आपको उठाना है, तो वहाँ का अपवर्तनांक NG है, वहाँ का एंगल है 30 डिग्री बराबर है नीचे वाले का अपवर्तनांक NA और वहीं का एंगल लेना वो पता नहीं है, मान लो एंगल है थीटा। तो NG की वैल्यू अभी निकालें 1.5√3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, NA की वैल्यू है 1.5 ऊपर दिया है, साइन थीटा 1.5 से 1.5 कट जाएगा तो आएगा ये √3/2 इक्वल साइन थीटा, और ये है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब लाइट 60 अंश का कोण बना करके बाहर चली जाएगी, तो ये एंगल हो जाएगा 60 अंश। आई बात समझ में कि नहीं कि कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपको प्रश्न हल करने, मेरे ख्याल से आपको बात धीरे 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 समझ में आ रही होगी कि कैसे सॉल्व करना। इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते थे। देखो इसको ऐसा लिखते हैं कि NA, ये कहाँ लिख दें, यहीं लिख देता हूँ, चलो NA साइन 60 बराबर NG साइन 45 बराबर वो वाटर है NW बराबर NG साइन 30 बराबर NA साइन 60। एक ही मैं ये 60 सॉरी साइन थीटा एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता। हमने ऐसा क्यों किया ताकि आप सबको मतलब निकाल भी सको, सबको कि NG ये NW NG आप सबको निकाल भी सको, नहीं तो आप एक ही लाइन में पूरा प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। देखो आप सिंपल ये वाला इक्वेशन उठा लो, NA से NA कट जाएगा, यहाँ साइन 60 बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे प्रोसेस से क्यों सॉल्व किए ताकि आपको NW अगर निकालना पड़े तो भी निकाल ले जाओ, NG निकालना रहे तब भी निकाल ले जाओ। देखो हमने सबको निकाल भी दिया, यहाँ पे है देखो NW की वैल्यू निकाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे NG की वैल्यू निकाल दिए हैं और NA आप जानते हो। आप सिंपल सॉल्व कर सकते थे ऐसे ही, एक ही लाइन में एक ही झटके में आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमारा मेन उद्देश्य आपको नंबर दिलाना नहीं रहता है, मेन उद्देश्य रहता है आपको प्रश्नों को सिखाना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
आप इसको उतार लीजिए। एक प्रश्न हम आपको देते हैं, आप उसको सॉल्व करोगे। ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको दिया है। लाइट कुछ इस प्रकार से चल रही है, शीशे से हीरे में गई है, हीरे से पानी में और पानी से निकल के हवा में चली गई है। हम अपवर्तनांक आपको दे देते हैं शीशे का 1.5। आपको क्या क्या निकालना है, देखो आपको निकालना है, यहाँ पे जो जो चीज़ निकालना सब लिख देते हैं। आपको निकालना है यहाँ पे हीरे का शीशे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, दूसरा पानी का हीरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तीसरा पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, चौथा हवा का शीशे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, पांचवा और हवा का डायमंड के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ये चीज़ इतनी निकालनी है। छठवां चीज़ आपको निकालना है रिफ्रैक्टेड एंगल, सबसे लास्ट वाला एंगल इन एयर, हवा में जो अपवर्तन कोण है वो कितना होगा, मतलब किस कोण से बाहर निकल के जाएगा। अगर आप इतने प्रश्नों को सॉल्व कर ले गए तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप स्नेल के नियम में चूकोगे नहीं, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो प्रश्न आपको लगा के दिए सब एक से बढ़ कर के एक है। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। ये था आज का हमारा सेशन स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। हमने आपको इस सेशन में स्नेल के नियम को समझाने की कोशिश की। स्नेल का नियम क्या है वो हमने आपको बताया है। स्नेल के नियम को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है वो भी हमने आपको बताया, और स्नेल के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हमने सॉल्व करके दिखाया है। और अंत में मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, इसमें सभी प्रश्नों का समावेश है। जितने भी टाइप के हमने प्रश्न सिखाए हैं लगभग सभी प्रश्नों का समावेश इसमें है। उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को हल करेंगे ज़रूर। अगर आपको इस प्रश्न को हल करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, या फिर आज के सेशन से संबंधित आपका कोई भी समस्या, सलाह, सुझाव या शंका या प्रश्न है तब भी आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट, अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।